मैं डॉक्टर सतीश दुबे आज आपके साथ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पे चर्चा करने के लिए आए हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है। संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका का न तो सदस्य होता है और न ही उसके प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यकाल अस्थायी होता है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अमेरिका जैसे ब्रिटेन की देन है पूरी दुनिया को पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन, उसी तरीके से अध्यक्षात्मक शासन पूरी दुनिया को अमेरिका की देन है। विधिवत रूप में ठीक ढंग से अमेरिका ने इस प्रणाली को पूरी दुनिया को दिया। आज अमेरिका सहित और बहुत सारे लैटिन देशों, अमेरिकी देशों में ये प्रणाली है। तो अब हम चर्चा करेंगे इसके प्रमुख लक्षण या विशेषता की, जो आपको अच्छा लगे शब्द, कि इसके प्रमुख लक्षण या विशेषता क्या है। थोड़ा सा गैटल की एक परिभाषा देख लीजिए कि अध्यक्षात्मक शासन वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपने नीतियों एवं कार्यों के बारे में विधानमंडल से स्वतंत्र होता है। ये गैटल की परिभाषा है कि अध्यक्षात्मक शासन वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपने नीतियों एवं कार्यों के बारे में विधानमंडल से स्वतंत्र होता है। यानी गैटल का मानना है कि अध्यक्षात्मक शासन वो प्रणाली है, वो व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधानमंडल यानी व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं कहिए, लक्षण कहिए, जो आपको अच्छा लगे आप कह सकते हैं। पहली विशेषता कि कार्यपालिका का एकमात्र प्रधान। आपने देखा कि संसदीय शासन में कार्यपालिका के 2 प्रधान थे। इसमें कार्यपालिका का एक प्रधान होता है और वही वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान, रियल हेड, वही वास्तविक प्रधान होता है। समस्त कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है। समस्त कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित होगी। कार्यपालिका का एकमात्र प्रधान होगा और सारी कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित होगी। वही कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है। ये पहली विशेषता है, पहला लक्षण है। दूसरा, कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। यानी जो कार्यपालिका का सदस्य होगा वो व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होगा। अगर किसी कारणवश मान लीजिए कार्यपालिका का सदस्य हो ही गया तो उसे व्यवस्थापिका के अपने उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कार्यपालिका का सदस्य व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होगा। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति, और अच्छा एक चीज और बता दूं कि न तो कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। अमूमन कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ले सकते हैं। भाषण नहीं देते हैं, दे सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रमुख बात है कि मतदान नहीं कर सकते। प्रायः न तो वो व्यवस्थापिका के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और न ही वो भाषण देते हैं, और मतदान का तो प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन भाषण दे सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति वहां की संसद को संदेश भेजता, संदेश भेज सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। लेकिन प्रायः वो ऐसा नहीं करते हैं। मतलब ना तो व्यवस्थापिका की बैठकों में भाग लेते हैं, ना तो प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और मतदान का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अच्छा, अब कार्यपालिका व्यवस्थापिका
का बिल्कुल अलग अलग कार्य होता है, कार्यपालिका अलग, व्यवस्थापिका अलग। ये इस व्यवस्था की बात है। तीसरी कि अस्थाई कार्यकाल, अस्थाई कार्यकाल यानी व्यवस्थापिका के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं है। यह सरकार, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यानी व्यवस्थापिका बहुमत के माध्यम से, कि भाई बहुमत नहीं है आपका, या ये कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, या ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका को ये कह दे कि आपका मेजॉरिटी नहीं है, आपका बहुमत नहीं है, अध्यक्षात्मक शासन में नहीं हटा सकती है व्यवस्थापिका। तो कार्यपालिका न तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी नहीं होती है। संसदीय शासन उत्तरदायी होती है तो अध्यक्षात्मक शासन अस्थायी होती है। तो न तो ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, न तो बहुमत इत्यादि के आधार पर हटा सकते हैं। इस नाते कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। एक तरीका है हटाने का महाभियोग, एक तरीका है, लेकिन वो इतना कठिन और जटिल है कि अमेरिका के 200 वर्षों से अधिक का टाइम हो गया, आज तक किसी को महाभियोग से हटाया नहीं गया है। तो महाभियोग का कितना कठिन जटिल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक अस्थायी कार्यकाल होता है। ये तीन बड़ी विशेषता अध्यक्षात्मक शासन की होती है। मैं तो समझता हूं कि मेरा पूरा प्रयास है कि आपको आपकी भाषा में, खासकर संविधान में हमारे राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी बहुत दिक्कतें महसूस करते हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी भाषा में आसानी से चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। तो ये तीन विशेषता अध्यक्षात्मक शासन की है, तीन लक्षण अध्यक्षात्मक शासन के हैं कि कार्यपालिका का एक मात्र प्रधान होता है, वही वास्तविक प्रधान होता है, उसी में कार्यपालिका की सारी शक्ति निहित होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं, न तो व्यवस्थापिका की बैठकों में भाग लेते हैं, न तो भाषण देते हैं, न तो उनके कानूनी निर्माण में मदद करते हैं, न तो मतदान कर सकते हैं। लेकिन बैठकों में भाग ले सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और न तो ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी एक अस्थायी कार्यकाल होता है। व्यवस्थापिका सिर्फ महाभियोग के माध्यम से हटा सकती है, जो अमेरिकी संविधान के 200 वर्षों के इतिहास में अभी तक हटाया नहीं गया है। यानी महाभियोग बहुत कठिन और जटिल प्रक्रिया है। ये तीन विशेषता तीन लक्षण अध्यक्ष, ऐसा कहीं अगर लक्षण दिखाई दे तो समझ जाइए कि वहां अध्यक्षात्मक शासन है। क्योंकि राजनीति में कहने से काम नहीं चलेगा, कह दिया है आपने, ना। राजनीति शास्त्र यहां वैज्ञानिक पद्धति को मानता है, विज्ञान भी कहने से काम नहीं चलेगा। किसी डॉक्टर को चले जाइए, कहीं हमारे घर में एक बच्चा बीमार है, दवा दीजिए, तो अच्छा डॉक्टर कभी नहीं देगा, क्योंकि वो डर तक बुखार को देखेगा नहीं, पर चेक नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। तो राजनीति शास्त्र भी लक्षणों पे चलता है, कहने से काम नहीं चलेगा। कहने के लिए तो चीन का लोकतंत्र का दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का उससे अच्छा मॉडल नहीं है। तो क्या वहां लोकतंत्र है? नहीं है। आर्थिक लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है। तो कहने से नहीं, अगर ये तीन लक्षण कहीं दिखाई देते हैं तो वह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी। अब हम चलते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण। इनका क्या क्या गुण है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का, ये हम देखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण, इसी को हम विशेषता भी कह सकते हैं, गुण कहे ज्यादा अच्छा है। पहला शासन में एकता एवं कुशलता, दोनों बातों को हम एक साथ करेंगे कि शासन में एकता तथा कुशलता। अध्यक्षात्मक शासन में एकता होती है, शासन में कुशलता होती है। एक राष्ट्रपति के हाथ में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां होती हैं, सारे मंत्रीगण उसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, मंत्री उसके इच्छा पर निर्भर करते हैं। जो व्यवस्थापिका वगैरह से उनका मोहर लगना होता है, समर्थन, वो सिर्फ एक नाम मात्र होता है। वो जिसको चाहे उसको मंत्री रखे, यानी वो दल का कोई दबाव नहीं होता है, वो कितना अधिक से अधिक विशेषज्ञ लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। वास्तव में वो मंत्रीगण उसके मंत्री नहीं बल्कि सचिव कह सकते हैं, आप ज्यादा अच्छा लगेगा, की तरह होते हैं। वो टॉप लोगों को, टॉप ब्रेन को शामिल कर सकता है अध्यक्षात्मक शासन में। संस्थात्मक में तो संभव नहीं, भाई पार्टी के बड़े नेताओं को शामिल करना है,
अब मोदी जी का मंत्रिमंडल बना तो सुषमा राजनाथ जी को कहाँ छोड़ देंगे, गडकरी जी को कहाँ छोड़ देंगे, फलाने दिखाएंगे, तमाम बड़े नेताओं को शामिल करना है। कोई जात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई भाषा के नाम पे, कोई महिला है, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई ऊंचा है, कोई ये है, वहाँ है, दक्षिण है, उत्तर से है। लेकिन अध्यक्षात्मक में ये सब समस्या नहीं होती है। अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति बहुत कम मंत्रियों को, अमेरिका का राष्ट्रपति 10-12 मंत्री, बहुत कम मंत्रियों को, टॉप मंत्रियों को, एकदम बिल्कुल विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है। इससे वो उनके अंदर बड़ी कुशलता होती है और एकता क्या होती है कि एक राष्ट्रपति के अधीन वो काम करते हैं। राष्ट्रपति के लिए मंत्री वैसे ही होते हैं जैसे बड़े आदमी के पॉकेट में रुमाल होती है, जब चाहिए उसको फेंक दीजिए। मेरे गुरुदेव कहा करते थे प्रोफेसर सीवी सिंह साहब कि राष्ट्रपति के हाथ में अध्यक्षात्मक शासन में मंत्रीगण वैसे ही होते हैं जैसे बड़े आदमी के पॉकेट में रुमाल होती है। और मंत्रियों को भी डर रहता है कब राष्ट्रपति हमको हटा देगा। अच्छा, कार्यकाल अस्थायी है, कोई चिंता है नहीं भैया हटने की, तो बड़ी कुशलता। अच्छा, एक और बात बता दूं कि कार्यपालिका का ज़्यादातर समय संसद के कार्यों के नियम बनवाने में, भाषण देने में, आरोप प्रत्यारोप में, हु हल्ला में नहीं बर्बाद होता है। ये बहुत बड़ी समस्या संसदीय शासन में अध्यक्षात्मक में मुक्त है। पार्लियामेंट जाइए, वहां कानून में मदद कीजिए, प्रश्नों का जवाब दीजिए, दुनिया भर की नाटक, ये सब में तमाम समय बर्बाद होता है तो मनुष्य ही। तो इस नाते ये सब न होने के नाते राष्ट्रपति बड़ी कुशलता, शासन में बड़ी कुशलता और एकता होती है। दूसरी अच्छाई कि ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पे आधारित होता है। शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत इस बात पे बल देता है कि व्यवस्थापिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, न्यायपालिका शक्तियां अलग अलग होंगी तो कोई मनमानापन नहीं करेगा, कोई निरंकुश नहीं होगा। तो ये इस सिद्धांत का पालन करते हैं। तीसरा, योग्य मंत्रियों का चयन, योग्य मंत्रिमंडल का चयन। राष्ट्रपति जितने योग्य लोगों को पाएगा अपने मंत्रिमंडल में रख सकता है। संसदात्मक में बड़ी मजबूरी है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कैसे कैसे उल्टा सीधा लोग आ जाते हैं चुनाव जीत के, और जो पार्टी के बड़े नेता हैं, तमाम ग्रुप्स हैं, तमाम अगर हमारे यहाँ तो अगड़ा पिछड़ा फलाना ढिकाना के नाम पे लेना है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां राष्ट्रपति जिसे चाहेगा, बहुत जो टैलेंटेड होगा, इस नाते मैं कहा कि मंत्रीगण उनके सचिव की तरह काम करते हैं। सुपर टैलेंटेड लोगों को मंत्रिमंडल में ले लेगा और योग्य मंत्रियों को रखा जा सकता है। और मंत्रिमंडल भी बड़ा जिम्मेदारी से राष्ट्रपति के प्रति काम करता है। जरा सा भी 3-5 करेंगे, निकाल देंगे। संस्थात्मक में तो भाई पार्टी का मजबूरी है, सबको निकाल देंगे तो अपने ही चले जाएंगे। यहां तो जिसको चाहेगा हटाएगा, क्योंकि अस्थाई सरकार, कार्यपालिका अस्थाई होती है। 4 साल के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, जहां जिसका टर्म होगा। अमेरिका में 4 साल है अस्थाई। जब सरकार अस्थाई होगी तो उसकी नीतियां अस्थाई होंगी, उसके कार्यक्रम अस्थाई होंगे, बार बार भय और आशंका नहीं होगी, वैदेशिक बढ़िया संबंध दुनिया के देशों का पड़ेगा, आर्थिक विकास ज्यादा होगा। तो अस्थाई कार्यकाल, बार बार चुनाव का झंझट नहीं, बार बार। तो ये अस्थाई कार्यकाल बहुत बड़ी विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन की, कि सरकार अस्थाई होती है। अस्थाई सरकार होने के नाते किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है। शासन, दलबंदी की बुराइयां कम, दलबंदी की बुराई कम, दलबंदी का प्रभाव कम। जो दलीय राजनीति की बुराइयां हैं वो अध्यक्षात्मक शासन में हावी नहीं हो पाती हैं। चुनाव हुआ, प्रत्याशी दल के लोग आए, शामिल हुए, चुनाव खत्म हुआ, विरोधी दल अपने अपने शांत हो जाते हैं, अपने अपने काम पे चले जाते हैं। संसदात्मक में तो हमें एकदम बिल्कुल है, भाई चुनाव हुआ, काम खत्म हुआ, विरोधी दल अपना चले गए, सत्ता पक्ष के लोग अपना काम कर रहे हैं। और संसदात्मक में तो विरोधी भी एकदम दिन रात लगे रहते हैं कि अब कोई मौका मिले तो हम हावी हो जाए, अब कोई मौका मिले हम हावी हो जाएं। तो जो दलीय उग्रता है, जो दलीय जोड़ तोड़ है, जो दलीय गठजोड़ है, जो दलीय करप्शन है, जो दलीय तोड़ना ओड़ना जोड़ तोड़ की राजनीति है, ये अध्यक्षात्मक शासन में बहुत कम है। इसका असर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो जो दलीय गुटबाजी है, या दलीय तानाशाही है, दलीय निरंकुशता है, या दलीय चीजें हैं, ये बहुत कम हो जाती हैं अध्यक्षात्मक शासन में। बहुदलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त, बहुदलीय प्रणाली, जहां बहुदलीय प्रणाली है
बहुदलीय प्रणाली के लिए उपयुक्त। जहां बहुदलीय प्रणाली है, जैसे आपने देखा कि फ्रांस में सरकारें बार बार चेंज हो रही थी, तो वहां अध्यक्षात्मक शासन लाए। हालांकि वहां संसदात्मक अध्यक्षात्मक दोनों है फ्रांस में, लेकिन बहुदलीय प्रणाली जहां है, बार बार सरकारें बदलती हैं, ये तो सरकार ठीक से बन नहीं पाती है, बन गई तो पूरा गठबंधन की सरकारें, मिली जुली सरकारें हैं, हमेशा खरीद फरोख्त वो करना, सरकार का जाना, संसदीय शासन में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में जहां बहुदलीय प्रणाली है, वहां एक अस्थायी सरकार अध्यक्ष इसके माध्यम से दी जा सकती है, एक मजबूत सरकार दी जा सकती है। बार बार सरकारों का हटना, बार बार चुनाव होना, ये सब चीजों की बुराइयों से, झमेलों से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुदलीय प्रणाली के लिए बहुत अच्छा है। संकट काल के लिए श्रेष्ठ, संकट काल के लिए श्रेष्ठ। जब कोई संकट आ जाए देश पे, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संकट काल में श्रेष्ठ। ये बहुत अच्छा, क्योंकि एक राष्ट्रपति है, तुरंत निर्णय लेगा धड़ से। संसदात्मक में क्या है कि अब बेचारे हमारे मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, अभी कोई बात आ जाए तो बहुदलीय बैठक बुलाइए, तो ये नेता उधर मुंह करेगा, तो वो नेता उधर मुंह करेगा, तो वो नेता इधर मुंह करेगा। 2 दूना 4 कहवाने में भी कोई कहेगा हम कहेंगे, कोई कहेगा नहीं कहेंगे। सबके अपने अपने दलीय हित हैं, स्वार्थ हैं। तो ये संकट में फिर क्या बहुत समस्या होगी निर्णय लेने में। तो अध्यक्षात्मक में एक राष्ट्रपति है, सारा मंत्रिमंडल उसके प्रति जवाबदेह है, और धड़ से कोई निर्णय ले लेगा, तुरंत निर्णय लेगा। तो संकट काल में अध्यक्षात्मक शासन ज्यादा अच्छा है। और हम अगला देखें तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति हावी नहीं होती है, यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में कोई भी व्यवस्थापिका का निरंकुशता नहीं, न तो व्यवस्थापिका निरंकुश हो पाएगी, न तो कार्यपालिका निरंकुश हो पाएगी, दोनों निरंकुश नहीं होंगे। न तो कार्यपालिका छा सकती है व्यवस्थापिका पे, न व्यवस्थापिका छा सकती है कार्यपालिका पे, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अब संसदीय शासन में गांधी जी जैसा व्यक्तित्व कहते हैं कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कब्जे में वहां की पार्लियामेंट रहती है, 1908 में अपने हिंद स्वराज में कहा। तो कोई काम संसद अपने मन से नहीं करती, बड़ा खराब खराब शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, हम बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे यहाँ भी, न समय भी नहीं है, कभी फिर बताएंगे। तो ये डर नहीं रहता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका पे हावी हो जाएगी या व्यवस्थापिका कार्यपालिका पे हावी हो जाएगी, ऐसी दोनों संभावना अध्यक्षात्मक शासन में नहीं होती है। तो ये हो गया अध्यक्षात्मक शासन के गुण। अब चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी शासन प्रणाली है, तो हम तो राजनीति शास्त्र के लोग हैं, हमको तो भाई आलोचना करेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, तो थोड़ी आलोचना भी हो जाए। आलोचना तो आलोचना ये है कि पहली आलोचना है कि योग्य मंत्रिमंडल का अभाव, योग्य मंत्रिमंडल का अभाव। आलोचक कहते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन में मंत्रिमंडल बहुत छोटा होता है, राष्ट्रपति जिसे चाहता है मनमाना ढंग से ले लेता है, और इस नाते योग्य मंत्रिमंडल नहीं बन पाता है पार्टी के बहुत योग्य लोगों का लेने की, क्योंकि मंत्रिमंडल बहुत छोटा होता है और प्राय राष्ट्रपति जिसे चाहता है, जिसकी उसकी पसंद होती है, तो बहुत सारा दबाव पार्टी का उसके ऊपर काम नहीं कर पाता है, इस नाते वो योग्य मंत्रिमंडल का अभाव होता है। एक और समस्या है कि कम से कम लोगों को राष्ट्रपति मंत्रिमंडल में रखेगा, अपने पूरे दबाव में रखेगा, तो बहुत जो स्वतंत्र विचारधारा के लोग हैं, बहुत योग्य लोग हैं, वो भी राष्ट्रपति से जुड़ने में थोड़ा हिला हवाली करेंगे। तो एक आरोप लगता है कि ये दो योग्य मंत्रिमंडल का अभाव होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप है कि शासन में विरोध, शासन में विरोध, या अच्छा है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में विरोध, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में विरोध, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में विरोध होता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में भी हमेशा विरोध रहता है, और विरोध होने के नाते कार्यपालिका व्यवस्थापिका के आपसी संघर्ष होने के नाते एक दूसरे का हमेशा विरोध रहेगा। विरोध रहने के नाते न तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका को प्रभावित कर पाती है, न व्यवस्थापिका कार्यपालिका को प्रभावित कर सकता है, दोनों में बड़ा विरोध रहेगा। कार्यपालिका कहेगी ये करिए, व्यवस्थापिका कहेगी नहीं करिए। इससे शासन प्रशासन की नीतियों का बड़ा नुकसान होता है, देश का बड़ा नुकसान होता है। तीसरा, उत्तरदायित्वहीनता, उत्तरदायित्वहीनता।
कोई उत्तरदायी नहीं है अध्यक्षात्मक शासन में। राष्ट्रपति कहेगा कि भैया क्या करें, हम तो चाहते हैं, संसद नहीं कर रही है, संसद कहेगी हम तो चाहते हैं, राष्ट्रपति नहीं कर रहा है, तो कोई उत्तरदायी नहीं है जनता के कार्यों का कि कैसे कार्य होगा। चुनाव आएगा, कहेंगे हम तो बहुत चाह रहे थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं चाहे, राष्ट्रपति कहेंगे हम तो चाह रहे थे पार्लियामेंट नहीं चाहिए, संसद नहीं चाहिए, तो ये उत्तरदायित्वहीनता होती है। चौथा, राजनीतिक शिक्षा का अभाव। राजनीतिक शिक्षा का अभाव। बाबा साहब का बड़ा जोर था कि संसदीय शासन में राजनीतिक शिक्षा होती है और अध्यक्षात्मक में राजनीतिक शिक्षा का अभाव है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का मानना था कि संसदीय शासन में राजनीतिक शिक्षा बहुत ज्यादा होती है, अध्यक्षात्मक में नहीं होती। होता क्या है कि अध्यक्षात्मक शासन में न तो संसद के कार्यवाहियों में भाग लेता है कार्यपालिका, न तो प्रश्नों का उत्तर देता है, तो इस तरीके से जनता में राजनीतिक शिक्षा का अभाव होता है। संसदीय में न दल भी राष्ट्रपति के चुनाव के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, तो न तो राजनीतिक दलों का बहुत ज़्यादा जनता में कार्यक्रम होता है, न तो संसद में कोई ज़्यादा प्रश्न उत्तर चलते हैं, न ज़्यादा बहसें होती हैं। तो ये राजनीतिक शिक्षा का जनता के बड़ा अभाव होता है। अगली आलोचना कि अच्छा, राजनीतिक शिक्षा का जो अभाव आपने देख ही लिया। वैदेशिक संबंधों के में कठिनाई। वैदेशिक संबंधों में कठिनाई। वैदेशिक संबंधों में कठिनाई, जो एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध होता है, इसमें बड़ी कठिनाई आती है। राष्ट्रपति कोई काम चाहता है, संसद नहीं चाहती है, कैसे होगा भैया। अब आपको बहुत बढ़िया उदाहरण दूंगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया में पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना, राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ की जब स्थापना हुई तो वो स्थापना 1919 में जो राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, वो वास्तव में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की देन थी। उसमें तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की देन थी। वुडरो विल्सन साहब बड़े ही शांतिप्रिय, बड़े ही सुलझे हुए राजनीतिक थे। वो चाहते थे कि अमेरिका राष्ट्रसंघ में शामिल हो, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के चाहने के बावजूद भी वहां की संसद का समर्थन, विशेष रूप से सीनेट का समर्थन न मिलने के नाते अमेरिका राष्ट्रसंघ में शामिल नहीं हुआ। और कहते हैं अगर अमेरिका शामिल हुआ होता तो शायद राष्ट्रसंघ मजबूत हुआ होता और दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ होता। अब संभावना क्या क्या है वो अलग बात है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति कोई निर्णय करे, संसद नहीं माने, तो वो वैदेशिक संबंधों के संचालन में बहुत ही कठिनाई होती है, ऐसा वहां देखा गया है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का विरोध तो आपने देख ही लिया, तो कम राजनीतिक शिक्षा भी आपने देख लिया। परिवर्तनशीलता का अभाव, निरंकुशता की आशंका। तो पहले हम चर्चा करें निरंकुशता की आशंका। ये पूरा डर है निरंकुशता की आशंका कि राष्ट्रपति निरंकुश हो जाएगा, मनमानापन करेगा और किसी की बात नहीं सुनेगा। ये बहुत डर है कि राष्ट्रपति निरंकुश हो जाएगा। भाई 4 साल के लिए आए हैं, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं चाहे वो करूं। ठीक है, संविधान के बहुत विरुद्ध काम नहीं करेगा, आप कह सकते हैं न्यायपालिका है, लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं करेगा और मनमानापन अपना करेगा ऐसे ही। तो निरंकुश होने का डर है। और लापरवाह भी आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति लापरवाह हो सकता है। तो ये भी एक डर है कि निरंकुश हो जाए, लापरवाह हो जाए, कि भाई हमको अब 4 साल के लिए चुन दिया गया है, महाभियोग कलाम हटाने का कोई तरीका नहीं है, हम चाहे जो करेंगे मनमर्जी करेंगे। आप लापरवाह भी कर सकते हैं कि लापरवाह हो सकता है, एक आलोचना भी हो सकती है कि भाई 4 साल तो हमको अब कोई हटाएगा नहीं, देखा जाएगा 4 साल बाद चुनाव जो होगा होगा, तो 4 साल के समय कोई हटा ही नहीं सकता है। तो अगला है कि परिवर्तन कठिन, परिवर्तन कठिन, परिवर्तन असंभव, परिवर्तन कठिन कह लीजिए। अगर अध्यक्षात्मक शासन में यदि आपको लगता है कि राष्ट्रपति काम अच्छा नहीं कर रहा, कार्यपालिका काम अच्छा नहीं कर रही है, तो उसमें परिवर्तन कठिन होता है, नेतृत्व को बदलना कठिन होता है। अब एक तरीका है महाभियोग का, लेकिन महाभियोग का तरीका इतना कठिन है कि आप आसान न समझिए, आसान न समझिए। महाभियोग का तरीका 200 अमेरिका के 200 वर्षों के इतिहास में आज तक किसी को हटाया नहीं गया, तो आसान न समझिए। तो परिवर्तन बहुत ही कठिन है। और एक तरीका और है, एक समस्या और है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों जो है आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते हैं, विरोध करते हैं, तो विकास कार्य से प्रभावित होता है। तो ये बहुत सारी आलोचनाएं हैं अध्यक्षात्मक शासन और संसदात्मक शासन की। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन
और संसदात्मक शासन के मुख्य रूप से जो आपसी संबंध हैं उनको लेकर के। तो हम दोनों की आपसी स्थितियों की थोड़ी चर्चा करेंगे कि दोनों की आपसी स्थितियां क्या हैं। तो पहला हम करेंगे कार्यपालिका प्रधान की स्थिति में अंतर। अध्यक्षात्मक शासन तथा संसदात्मक शासन के आपसी स्वरूप को लेकर हम चर्चा करेंगे कि तो पहला है कार्यपालिका प्रधान की स्थिति में, कार्यपालिका प्रधान की स्थिति में अंतर। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है और एक होता है, सारा शासन उसके अंतर्गत होता है। मंत्रियों में उसकी स्थिति अत्यंत प्रमुख होती है, जबकि संसदीय शासन में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का, एक वास्तविक। और अगर वास्तविक प्रधान जो प्रधानमंत्री होता है उसकी भी सारी शक्तियां मंत्रिमंडल में होती हैं, मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री। सही कहिए तो सारी शक्तियां मंत्रिमंडल में है, चूंकि मंत्रिमंडल का प्रमुख होने के नाते उसकी शक्तियां मंत्रिमंडल को उसको मिल जाती हैं, लेकिन जो स्थिति कार्यपालिका प्रधान के अध्यक्षात्मक शासन में होती है वो संसदीय शासन में नहीं हो पाती है। दूसरा, यानी कार्यपालिका प्रधान की स्थिति अध्यक्षात्मक शासन में ज्यादा मजबूत होती है, चूंकि वो अकेला होता है, सारा मंत्रीगण उसके प्रति जिम्मेदार होते हैं। जिस मंत्री को रखा हटाया, अध्यक्ष संस्थात्मक ऐसा नहीं कर पाएंगे। सारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं लोगों को मंत्री बनाना है, हमेशा बहुमत का डर है, सारा ताकत मंत्रिमंडल में है, तो वो स्थिति नहीं होगी जो अध्यक्षात्मक शासन की होती है। दूसरा, मंत्रियों की स्थिति में अंतर। मंत्रियों की स्थिति में अंतर, स्थिति में अंतर। अध्यक्षात्मक शासन में जो मंत्रीगण होते हैं वो मैंने आपसे कहा कि एक सचिव जैसे होते हैं, समझ लीजिए सचिव। और जैसे एक बड़े आदमी के पॉकेट में रुमाल होती है वैसे हाल मंत्रियों का रहता है। ठीक है, उनकी नियुक्ति के समय संसद का समर्थन चाहिए, लेकिन संसद का समर्थन नाम मात्र का ही होता है। लेकिन यानी अध्यक्षात्मक शासन में मंत्रियों की स्थिति बहुत ही कमजोर होती है अपने राष्ट्रपति के प्रति, जबकि संसदीय शासन में मंत्रीगण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पार्टी के सारे टॉप लीडर, बड़े लीडर, लोकप्रिय लीडर। अरे कभी कभी तो ऐसा हो जाता